नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग ठीक ही होंगे। आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो को इतना प्यार और स्नेह दिया है, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं आप लोगों के। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से अब एक चीज़ और पढ़ने का प्रयास करेंगे हम लोग, जो है मौलिक अधिकार। जो मौलिक अधिकार हमको स्वयं का होता है, हम लोगों का होता है, जो पैदा होते ही हमको मिल जाता है, यानी जन्म होने पर ही तुरंत मिल जाता है, वो है हमारा मौलिक अधिकार। इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। तो देखिए, ये जो मौलिक अधिकार है ना, ये मौलिक अधिकार हमारे भाग 3 में है। और जैसे ही हमारा मौलिक अधिकार का भाग 3 है, उसी तरीके से अमेरिका की बनावट 3 की तरह से लिखते हैं, 3 की तरह से। तो जैसे अमेरिका लिखते हैं, वहीं से लिया भी गया है अमेरिका से, यानी जो मौलिक अधिकार है हमारा, वो अमेरिका से ही लिया गया है। तो यानी भाग तीन में हमारा मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार को हमने अमेरिका से क्या किया है, कॉपी किया है, यानी लिया हुआ है। तो जैसे कि वो जो संविधान निर्माता थे, उनके मन में विचार में ये चल रहा था कि जो आम नागरिक हैं, जो सभी नागरिक हैं, सभी लोगों को एक अधिकार मिलना ही मिलना चाहिए। और उन लोगों के दिमाग में ये चल रहा था, जैसे अमेरिका में मौलिक अधिकार है, उसी तरीके से भारत में भी लोगों को मौलिक अधिकार मिलना चाहिए। तो अमेरिका से ही लिया गया है और भाग 3 में रखा गया है। चलिए अब देखते हैं, यानी हमारा जो 12 से 35 आर्टिकल है, वो हमारा मौलिक अधिकार ही है। तो देखते हैं, तो यानी 12 से 35, तो यानी दो शुरू के हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो राज्य के बारे में है। वो यानी 12 और 13 को छोड़ रहे हैं। फिर इसके बाद आगे चलना है 14 से। 14 बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम लोगों के, 14 के यहाँ से चालू ही हो जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 14। देखिए, 14 जो है हमारा आर्टिकल है, वो कहता है विधि और कानून। यानी विधि, भारत में जितने भी लोग हैं, सभी लोगों के लिए विधि और कानून क्या है, सबके लिए समान है। कोई भी अपराधी करता है, उसके लिए सज़ा सेम दी जाएगी, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो। यानी 14 है विधि और कानून। फिर इसके बाद 15 नंबर आता है। तो 15 नंबर क्या है, 15 नंबर है, हमारे को बताता है कि किन लोगों को मिलेगा मौलिक अधिकार। तो संविधान कहता है कि हमारा मौलिक अधिकार कहता है सबको मिलेगा, यानी भारत में जितने लोग हैं सबको मिलेगा। यानी कुछ मौलिक अधिकार हमें जो विदेशी आते हैं उनको भी दिया जाता है, लेकिन कुछ ही दिया जाता है, वो हमारे इतना नहीं दिया जाता है। तो 15 कहता है जो कोई भी लिंग का हो, यानी वो पुरुष हो, महिला हो, या ट्रांस जेंडर हो, सभी लोगों को ये अधिकार दी जाएगी। या फिर वो किसी शहर में जन्म लिया हो, या गांव में जन्म लिया हो, या फिर किसी अलग तबके का हो, सबको मौलिक अधिकार सेम है। फिर इसके बाद आता है जाति के लिए। तो यानी जात, वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यानी ये सबके लिए है, सबके लिए इक्वल मौलिक अधिकार हैं। तो ये 15 नंबर में, आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है। यानी आर्टिकल 15 है लिंग, जात और जन्म। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे 16 नंबर। देखिए, 16 नंबर जो है, आर्टिकल 16 कहता है पद के बारे में। देखिए, ये पद क्या है, जिससे सरकारी नौकरियां होती हैं। तो नौकरियों में क्या होती है कि अलग अलग पोस्ट होती है, उसी तरीके से
हमारा संविधान मौलिक अधिकार कहता है सबके लिए ये पद समान है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, सबके लिए ये पद समान हो। देखिए आप लोगों के मन में एक बात ये आती होगी, जब हमारा मौलिक अधिकार कहता है सबके लिए पद जो है समान है, तो अलग अलग कैटेगरियाँ क्यों बनती हैं, कटाव क्यों आती हैं? तो देखिए इसके लिए जो SC ST OBC हैं, इनके लिए अलग से एक प्रावधान है, जो कि इनको थोड़ा सा ऊपर लाने का ये जो संविधान निर्माता थे, ये लोग सोचे कि ये लोग थोड़ा सा कुछ ऊपर आ जाए, यानी सभी लोग इक्वल हो जाए, और इसलिए इन लोगों के लिए कुछ अलग से प्रावधान लिखा हुआ है। लेकिन जो 16 है वो यही कहता है सब जो पद हैं वो सबके लिए समान है, कोई भी पद पर जा सकता है, कोई भी IAS बन सकता है, जो पढ़े लिखेगा अपना वो IAS बन सकता है, या फिर IPS बन सकता है, या फिर कोई और भी पद पे वो जा सकता है, यानी सबके लिए पद क्या है, समान है। फिर इसके बाद 17 नंबर आता है। देखिए 17 नंबर बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 17 नंबर ये कहता है कि 17 नंबर छुआछूत से है, यानी अस्पृश्यता का खात्मा कर दिया है एकदम से, यानी छुआछूत की अस्पृश्यता का अंत हुआ है, यानी छुआछूत का अंत है। इसमें छुआछूत यदि कोई इस तरीके से लगता है किसी को कि ये हमारे प्रति छुआछूत की भावना रखते रहे हैं और ये उनका मौलिक अधिकार है कि वह जा कर के सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाल सकते हैं, यानी याचिका डाल सकते हैं, कह सकते हैं कि हुजूर हमारा जो मौलिक अधिकार है उसका हनन हो रहा है। तो देखिए जब सुप्रीम कोर्ट में आप जाएंगे तो आर्टिकल 32 के तहत जाएंगे आप, और जब हाई कोर्ट आएंगे, यदि आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे हैं, हाई कोर्ट जा रहे हैं, तो आर्टिकल 226 के तहत जाएंगे। तो आर्टिकल 226 के तहत जाएंगे तो आपकी सुनवाई पूरी हो जाएगी। वहाँ पे जज साहब पूरा आपके जो हनन हो रहा है वो आपको दिलाने का भरपूर कोशिश करेंगे कि आपको वो चीज़ मिल जाए। और फिर इसके बाद 18 नंबर आता है। 18 नंबर हमारा ये है, 18 नंबर ये है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, अब देखिए पहले जब ब्रिटिश रूल लगा था तो अंग्रेज आए थे यहाँ पे शासन कर रहे थे, तो उस समय ये था कि लोगों को उपाधि दी जाती थी, जैसे इस तरीके की उपाधि, जैसे सर, नाइटहुड, इस तरीके की उपाधि दी जाती थी। तो लोग ये कुछ लोग इंडियंस थे, तो अंग्रेज़ ने सोचा था कि पहले इंडियन में फूट डालिए, तो इंडियन में उन लोगों ने फूट डाला, तो कुछ लोग क्या हुए, अलग हो गए, और कुछ जो हैं ब्रिटिश से जा कर के मिल गए। तो जो ब्रिटिश से मिले थे उनके लिए एक उपाधि दी गई थी, सर, हुड और नाइटहुड की, नाइट और नाइटहुड की। तो कुछ लोग तो ये उपाधि पा कर के बड़े घमंड में आ गए थे, लेकिन कुछ लोग जो थे उपाधि पाते हुए भी इंडियन को एक तरीके से मानते थे, अपने भाईचारे की तरह ही मानते थे। तो इसी को खात्मा करने के लिए जो संविधान निर्माता थे उनके विचार में ये आया कि इसको जो है ख़त्म ही कर दिया जाए, यानी इसको हटा दिया जाए। तो यानी उपाधियों का अंत है, यानी आर्टिकल 18 जो है वो उपाधियों का खात्मा है, यानी ख़त्म कर दिया गया है। तो अब ये समस्या आ गई कि अब भाई जब उपाधि ही नहीं मिलेगी तो आदमी काम किस लिए करेगा, क्यों करना चाहेगा, वो आराम से घर पे बैठना चाहेगा। तो इसके लिए जो संविधान निर्माता थे तो उन लोगों ने कहा कि इसके लिए देखिए अलग से कुछ नहीं किया जाएगा, ये भारत रत्न जो है इससे उसको नवाजा जाएगा। तो लोगों ने कहा कि भारत रत्न भी तो एक उपाधि है, लेकिन फिर उसी समय उसमें ये चीज़ लिख दिया गया कि भारत रत्न कोई उपाधि के तौर पर नहीं दी जा रही है, ये इन्होंने अच्छा काम करेगा, जो समाज में अच्छा नेक काम करेगा तो उनको ये उपाधि दी जाएगी। और 1954 से ही सभी लोगों को उपाधि देना, ये भारत रत्न देना चालू हो गया था। तो भारत रत्न जो है पाँच विषयों पर दिया जाता है। पहला है खेल, दूसरा कला,
सॉरी सॉरी, क्या हो गया? खेल और कला। तो उन्होंने कहा कि जैसे लोग काम करते हैं खेल खेल के लिए, कला के लिए, साहित्य के लिए, विज्ञान में, फिर इसके बाद समाज सेवी, ये इन 5 चीज़ों में जो लोग काम करेंगे उनको भारत रत्न से नवाजा जाएगा। तो ये हमारे किसमें है? 18 में। और फिर इसके बाद आता है हमारा 19। तो अब 19 देखिए, 19 से और इम्पोर्टेंट है, 19 हमारा कभी नहीं छीना जा सकता। और 19 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया। तो 19, 20, 21 जो है जल्दी नहीं छीना जाता, इमरजेंसी लगती है तभी नहीं छीना जाता। लेकिन कुछ इमरजेंसियाँ हैं ऐसी लग जाती हैं जिनमें 21 छीना जा सकता है, सॉरी 20, 19 छीना जा सकता है और 20 छीन सकते हैं, लेकिन 21 कभी नहीं छीना जा सकता हमारा आर्टिकल से। फिर उसके बाद 19 में थोड़ा सा जो चीज़ें पढ़ लेते हैं। तो 19 में ऐसे करके है ABCDEFG। तो ए में पहले हम बात करते हैं। तो ए में अभिव्यक्ति का है। अब तो किसी हर व्यक्ति को अभिव्यक्त करने का परमिशन है, वो अपना विचारों को अपना प्रकट कर सकता है। लेकिन हाँ, बस वो विचार ऐसा ना हो कि किसी कहीं पे हिंसा हो, कहीं पे दंगा हो जाए, या फिर किसी को आप गाली दे रहे हों। तो ये इस तरीके का ये जो अभिव्यक्ति होता है, इसका अधिकार नहीं रहता है कि आप कहीं गाली दे दें, कहीं हिंसा करा दें, इस तरीके का व्यवहार नहीं। लेकिन अपना विचार आप रख सकते हैं, हर जगह रख सकते हैं, कहीं भी। फिर इसके बाद प्रेस का है। प्रेस जो अखबार मैगज़ीन आते हैं उसके लिए है। तो इन लोगों को पूरा अधिकार है कि पूरे भारत में कहीं भी ये जा कर के अपना प्रेस कर सकते हैं, यानी अखबार छाप सकते हैं। और अखबार का जो मैटर है, देशों में चल रहा है, वहाँ की चीज़ों को ये लिखेंगे और उस अखबार में छाप सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा RTI है। RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है हमको आर्टिकल 19A में ही आ जाता है, यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो ये 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी। और फिर इसके बाद एक ये झंडा का जो अधिकार है हम लोग सभी इंडियंस को, कि सभी लोग झंडा फहरा सकते हैं, घर घर में भी लोग झंडा फहरा सकते हैं। तो इसका अधिकार हमको 2004 में दिया गया था। 2004 में एक जिंदल जिंदल परिवार के जिंदल थे, जिंदल साहब थे, वो उनकी एक स्टील की कंपनी थी। तो उन्होंने एक पिटीशन डाला था, यानी याचिका डाला था सुप्रीम कोर्ट में, कि जो ये झंडा का अधिकार है वो सभी इंडियंस को मिलना चाहिए, सभी लोगों को मिलना चाहिए, ताकि वो झंडा फहरा सके। तो सभी लोग, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दे दिया कि सभी लोग झंडा अपना फहरा सकते हैं। तब इस 2004 से ये लागू हो गया था और अभी तक है। और लेकिन उस समय जो राष्ट्रपति थे, उस समय थे APJ अब्दुल कलाम। वो बहुत ही नेक और ईमानदार राष्ट्रपति रहे हैं हमारे देश के। और इनकी एक ख़ास चीज़ें रही हैं, जो कि भाषण देना, बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें बताना। तो ये जब नॉर्थ ईस्ट में एक सभा दे रहे थे, सभा में गए थे, और उन्होंने एक वो बता रहे थे, अच्छी अच्छी बातें को वो बता रहे थे बच्चों को। तो उसी समय इनको एक दौरा पड़ गया, गिर गए और वो एम्स में भर्ती हुए, वहीं पर उनका मृत्यु हो गया। फिर उसके बाद हमारा बी में क्या है, अब देखते हैं 19B में। तो 19B में हमारा जो है वो है कि बिना अस्त्र शस्त्र के हम कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं, कहीं भी आवाजाही कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं बिना अस्त्र शस्त्र के। यानी कोई भी विपन्स नहीं होना चाहिए हमारे पास, और हम कहीं भी पूरे भारत में, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में भी अब आवाजाही कर सकते हैं, आवागमन कर सकते हैं। फिर इसके बाद है संघ बनाना। सी है हमारा संघ बनाना।
तो संघ जो बनाना है, तो हम 2-4 लोग इकट्ठे होकर के बातें कर सकते हैं, बैठ सकते हैं एक जगह पे, और भाषण भी दे सकते हैं, लोगों को एक जगह बुला करके भाषण भी दे सकते हैं। तो ये चीज़ें हमारे सी में है। फिर इसके बाद आ जाइए आप डी में। तो डी में हमारे ये है आवागमन, यानी आने जाने की जो अधिकार है वो हम सभी इंडियंस को है। यानी हम कहीं भी आ जा सकते हैं, पूरे भारत में पूरे जगह पे आ जा सकते हैं। देखिए हमने बी जो पढ़ा है वो हथियार के लिए है, और ये है हमारे घूमने के लिए, कहीं भी हम आ जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फिर इसके बाद हमारा ई ई आता है, यानी ई ई है हमारा निवास। हम कहीं भी बस सकते हैं, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में भी बस सकते हैं, या फिर बॉम्बे, और भी हर जगह, यानी पूरे भारत के जितने हिस्से हैं सब में हम क्या कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं। उसमें कोई रेजिडेंट, जो ई जो है वो हमारा रेजिडेंट से है, ई। और फिर इसके बाद यफ। यफ जो था पहले था हमारा संपत्ति का अधिकार, और संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है इसमें से, हटा करके, और हमारे भाग 22 के 30 ए में, यानी 300 ए में, यानी 300 ए जो आर्टिकल है हमारा उसमें रख दिया गया है। तो और ये जी जो है, जी है हमारा, जी का मतलब जो मन करे, जो वो हम क्या कर सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं। तो यही रहा, यानी जो मन में आए वही हम रोजगार कर सकते हैं। यानी बस इतना ध्यान रखना है कि वहाँ समाज को कोई दिक्कत परेशानी न हो। जैसे कि आप गांजा ला करके आप बेचिए, या फिर अफीम ला करके आप बेचना चालू कर दीजिए, तो ये चीज़ आप नहीं है, लेकिन और भी रोजगार आप कर सकते हैं। और फिर इसके बाद हमारा अगला नंबर आता है, वो है 20। देखिए 20 में बहुत सुंदर बात लिखी हुई है। 20 में कह रहा है कि अपराध के बारे में है। तो अपराधी कब आपको कहा जाएगा, आप अपराध कब माने जाएंगे, तो इसके लिए ये हमारा 20 बताता है। यानी 20 में अपराध से है, यानी अपराधी आपको तब माना जाएगा कि जब आपके अपराध सिद्ध कर दे रहा है सुप्रीम कोर्ट, या फिर हाई कोर्ट, या फिर यहाँ के जो जिला जज हैं, वो अगर ये सिद्ध कर दे रहे हैं कि आप अपराधी हैं, तो आप अपराधी मान लिए जाएंगे। तो आप दोषी साबित कर दिए गए तो आप अपराधी हो गए। जज ने अगर ये कह दिया तो फिर आप दोष अपराध के, या फिर किसी ने गवाह दे दिया तो आप अपराधी हो गए। और गवाह कहाँ देंगे, वो जज के सामने ही देंगे, तो आप अपराधी हो जाएंगे। फिर इसके बाद अब अपराधी में अब पहला कंडीशन क्या आता है कि जो अपराधी जो होता है, यदि वो कोई ऐसा कार्य किया, कांड किया है जो कि 2090 में किया है, सॉरी 2000 अरे 1990 में किया है, तो 1990 में अगर कोई अपराध किया है उसने, तो उसकी सज़ा उस समय थी 10 वर्ष की जेल थी। तो करते करते उसकी कार्रवाई चलते कोर्ट में जो चीज़ें चलती रहती हैं, वो चलते आ गया 2020। अब 2020 में उस अपराध का जो सज़ा है वो हो गया 20 वर्ष। उस समय था 10 वर्ष, अब हो गया 20 वर्ष। तो क्या उसको इस समय के तहत उसको दिया जाएगा सज़ा, या फिर वो जिस समय क्राइम किया था, अपराध किया था, उस समय के तहत उसको अपराधी घोषित किया जाएगा। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि उस समय जो कानून था उसके तहत उसको सज़ा दी जाएगी, ना कि जो इस समय है उसके तहत। यानी इस समय के तहत नहीं दी जाएगी, उस समय के तहत उसको दी जाएगी। और दूसरा चीज़, पुलिस उस व्यक्ति को गवाही देने के लिए बाधित नहीं कर सकता। किसी भी व्यक्ति को वो मार पीट करके गवाही देने की अधिकार नहीं है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। फिर इसके बाद दूसरा नंबर हो गया, तीसरा नंबर है। तो तीसरा नंबर हमारा ये कहता है
तीसरा नंबर ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति ने कुछ चीज़ को पे मतलब क्राइम कर दिया है, किसी चीज़ के किसी वस्तु से के कारण, कोई भी चीज़ के कारण उसने अपराध कर दिया है, तो उसकी सज़ा जो मिलेगी उसको एक ही बार मिलेगी, ना कि उसको एक सज़ा का बार-बार उसको दिया जाएगा। और यदि वो फिर दोबारा कर रहा है सज़ा, तो उसको फिर सज़ा दी जाएगी, ना कि उसको पिछली बार किया था उसका भी और इस बार का भी। बस एक बार सज़ा उसको दी जाएगी। जितनी बार वो करता रहेगा उतनी बार उसको सज़ा मिलती रहेगी। ये हमारा आर्टिकल 20 कहता है मौलिक मौलिक अधिकार का। फिर इसके बाद आ जाइए 21। अब 21 में क्या है उसमें हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। आर्टिकल 21 कहता है कि जीवन व्यक्ति जो हैं, व्यक्ति के स्वतंत्रता, यानी व्यक्ति क्या है, पूरा स्वतंत्र है, पूरा उसको जीने का अधिकार है कि वह व्यक्ति क्या कर सकता है, जी सकता है। तो जीने का जो अधिकार है हमारा आर्टिकल 21 में, ये कभी भी किसी कीमत पर भी ये आर्टिकल 21 नहीं छीना जा सकता। अगर 20-21 दिया हो, 20-21, तो हम अधिकतर क्या मारेंगे, 21 को, क्योंकि 20 कुछ कंडीशन में छीन लिए जाते हैं, लेकिन 21 जो है बिल्कुल नहीं छीना जा सकता। तो ये अधिकार हमारे पास 21 वाला जो है कभी नहीं छीना जा सकता। तो इसमें क्या है, व्यक्ति की स्वतंत्रता। व्यक्ति स्वतंत्र कब रह सकता है, जब उसका जीवन जो स्वस्थ रहेगा, शरीर से स्वस्थ रहेगा, तभी तो वो जी सकता है। तो इसके लिए सरकार ने क्या बनाया, जो संविधान निर्माता थे उन्होंने कहा कि सभी लोग क्या पेड़ लगाएंगे, सभी लोग क्या लगा सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं। सभी लोगों के लिए ये स्वतंत्रता दे दी गई थी कि सभी लोग पेड़ लगाएं। और फिर इसके बाद वातावरण और पर्यावरण, यानी वातावरण भी क्या हो, उसके लिए यानी जीवन तभी तो सही रहेगा जब वातावरण भी सही रहे, पर्यावरण भी। तो उसके लिए एक संविधान सभा ने एक कमेटी का बनाने के लिए आदेश दी थी कि एक कमेटी बनाई जाए जिसका नाम था NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो इसके तहत से क्या किया जाता है, निगरानी किया जाता है इस कंपनी के द्वारा, इस कमेटी के द्वारा, कि कहाँ पे प्रदूषण कितना फैल रहा है। तो उस पर वो एक मुख्यमंत्री को एक लेटर भेजते हैं, उसके तहत वो मुख्यमंत्री अपना काम करता है कि हाँ इस पे ध्यान दिया जाए, क्यों हो रहा है इतना प्रदूषण, क्यों हो रहा है हमारे प्रदेश में। तो इस चीज़ के बारे में वो बताते हैं, तो वो उसको कम कराने का प्रयास करते हैं मुख्यमंत्री। तो ये जो रहा हमारा 21 तक पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरे वीडियो में हम लोग देख लेंगे 21 से जो 35 है। और नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी जा रही है, तो आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। हम इसको एक बार फिर जल्दी जल्दी रिवीजन कर दे कर देते, लेकिन वीडियो क्या हो रहा है, बहुत बड़ा जा रहा है, तो इस वजह से हम नहीं करेंगे। आप लोग जब देख लीजिएगा, ताकि आपको एक दो बार देखेंगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, कोई ज़्यादा कठिन है नहीं। तो देखिए जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं, बस 1 मिनट लगेगा। तो ये पूरा विस्तार से हम नहीं बताएंगे, उसमें कुछ चीज़ें हैं बता दे रहे हैं, और अगर विस्तार से हम अलग वीडियो बनाएंगे उसमें बताएंगे पूरे शुरू से लेकर के, यानी 47 से लेकर के कि कितना क्या हुआ था, जम्मू कश्मीर कैसे अलग हो गया था, फिर इसके बाद आ गया भारत में कैसे मिल गया, विलय पत्र क्या था, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद केस क्या था, क्यों ये लोग नाटक कर रहे थे, मिलना नहीं चाह रहे थे, तो उसके बारे में हम अलग से बताएंगे। देखिए इस समय जो जम्मू कश्मीर है, वो जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा पहले से भी हो चुका था विलय पत्र से ही, और कुछ चीज़ें जो उसमें लगाया गया था 370-35 से, तो उसको क्या किया गया है, ख़त्म किया गया है। लेकिन उसमें एक खंड 370(1) उसमें अभी भी है, तो उसका कोई ख़ास मतलब नहीं है, लेकिन मेन जो चीज़ थी वो सबको हटा दिया गया है। तो अब देखिए राष्ट्रपति द्वारा एक पुनर्गठन राज्य का एक
अध्यादेश निकाला गया, विधेयक निकाला गया था 2019 में, तो उसी के तहत ये सब हुआ है। तो अब देखिए वहाँ पे जो राज्य उसमें वहाँ पे 2 यूटी बने हैं, एक बना है लेह लद्दाख, दूसरा बना है जम्मू। तो जम्मू की राजधानी है, जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर और लद्दाख की राजधानी है लेह। तो अब देखिए अब लेह में जो है बना है, लेह में बस और सिर्फ क्या रहेंगे, एलजी ही रहेंगे, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर रहेंगे, यानी उप राज्यपाल रहेंगे, वहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। यानी वहाँ के राज्यसभा और विधानसभा होगी ही नहीं, यानी राज्यसभा और विधानसभा नहीं रहेगी। और यानी क्या रहेगी, लोकसभा रहेगी। तो लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 1 है, सिर्फ 1 सीटें हैं, वो लद्दाख में है। फिर इसके बाद आप आ जाइए जम्मू कश्मीर में। अब जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है वो है श्रीनगर, और श्रीनगर में अब क्या है, उसको जो बनाया गया है उसको दिल्ली के तरीके से बनाया गया है। देखिए दिल्ली में भी चुनाव होता है, विधानसभाएं बनती है, राज्यसभा है, उसी तरीके से यानी यूटी तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन मुख्यमंत्री भी बनाया जाएगा, इसलिए क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। तो इसलिए अब देखिए वहाँ पे सीटें कितनी, यानी जब जहाँ विधानसभा होगा वहाँ पे राज्यसभा होगा ही होगा, और लोकसभा तो जाहिर सी बात है रहेगा। तो वहाँ पे लोकसभा की बात कर रहे हैं, यानी जो वहाँ पे एमपीज बनेंगे, यानी एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो हमारे हैं 5 हमारे क्या बन सकते हैं, वहाँ से एमपी बन सकते हैं। और राज्यसभा की जो सीटें हैं, यानी लोकसभा की तो 5 सीटें हो गई, और राज्यसभा की वहाँ पे 4 सीटें हैं। वहाँ पे 4 सीटें वहाँ से जब ये लागू हो, थोड़ा सा अभी तो वो चल रहा है कि अभी स्थिति सही नहीं है, इस वजह से एलजी वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो फिर इसके बाद जो वहाँ पे विधानसभा है, विधायक बनेंगे, वहाँ की सीटें जो हैं 114 हैं, 114 सीटें हैं। तो 114 सीटों में से जो 24 सीटें हैं, यानी 24 सीटें जो हैं वो पीओके के पास है, यानी पाक अधिकृत कश्मीर। तो पाक अधिकृत कश्मीर वो क्या है, रिक्त हैं, 24 सीटें रिक्त हैं, और बकिया जो है वो यहाँ पे विधायक बनेंगे। यानी टोटल वहाँ के भी मिला दिए जाएँ, पीओके के भी, और श्रीनगर में जितने बनेंगे वो सब मिला करके 114 सीटें हैं। तो ये रहा हमारे जम्मू कश्मीर का। तो आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि कोई भी क्वेरी होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट के माध्यम से ही आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर देने का प्रयास करूँगा। और तब तक के लिए धन्यवाद।